नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। आज विश्व पुस्तक मेले में 2 दलित साहित्यकारों की पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। मोहनदास नेमिष राय की पुस्तक का विमोचन संजना प्रकाशन पर हुआ तथा रतन कुमार सांभरिया का कहानी संग्रह का विमोचन बोया प्रकाशन पर हुआ। आज देश की प्रतिष्ठित प्रकाशन संजना बुक्स पर आप सभी का स्वागत है। संजना बुक्स विश्व पुस्तक मेला में जिस पुस्तक का विमोचन करने जा रही है, ये पुस्तक एक संस्मरण है जिसका नाम है हमारे दुनिया के लोग। इसके लेखक मोहनदास नेमिष राय जी का परिचय कुछ देर में तो नहीं ही दिया जा सकता। आपने देश के बड़े संस्थानों में लेखन, अध्यापन का काम किया है। भारत सरकार की और अन्य संस्थान जो अम्बेडकर संस्थान है, दलित अकादमी संस्थान है, भारत सरकार की कई उपक्रम की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, सभी से आपने बहुत सारे सम्मान पाए हैं। उसकी वजह इतना काम जितना इन्होंने किया, ये शायद एक जन्म में सफल होने वाला नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ लेखन का ही कार्य नहीं कर रहे हैं तो किसी भी स्थिति में आप इतना काम नहीं कर सकते। खास करके एक ऐसे समय में जहाँ वैचारिकी के साथ काम करना बहुत मुश्किल काम है। इस समय में अपने समाज, जो वंचित समाज है, जिसे हम किसी भी तरह से कहीं हम देखते हैं कि जिसे इग्नोर किया जाता है या दबाया जाता है, ऐसे समाज को लेकर के उनके से संबंधित जो साहित्य है उसकी रचना को लेकर के जितना लेखन संस्मरण के रूप में लेख के रूप में किया है, यह निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये और ऐसी पुस्तक प्रकाशन करने का साहस संजना प्रकाशन कर सकती है। बहुत सारे प्रकाशक से थोड़े से किताबों को छापना चाहते हैं जिससे बाजार मिले लेकिन विचार न फैले। संजना प्रकाशन विचार और बाजार दोनों का ख्याल रखती है और यहाँ से जो किताबें छपती हैं वो किताबें भी खूब बिकती है। मैं चाहूँगा कि इस किताब का सबसे पहले विमोचन करने के लिए मैं जयप्रकाश जी से आग्रह करूँगा, मैं हरिनारायण जी से आग्रह करूँगा। डॉक्टर साहब से गौतम कंपनी, मैं रूपचंद गौतम जी से और नामचंद जी से आग्रह करूँगा, संजना जी से आग्रह करूँगा, राधे श्याम तिवारी आप आइए। पुस्तक विमोचन ब्यूटीफाई, इसे रोशन के शब्दों में हम कहें तो इसे हम पुस्तक की ब्यूटीफाई करते आपको रिमोशन का ज़्यादा अनुभव नहीं सर। धीरे उनको भी देंगे, उनको भी देंगे। दास नेमिष-राय जी की साहित्यिक यात्रा का एक बहुत लंबे समय से एक गवाह हूँ और 70 के दशक से निरंतर उनके संपर्क में हूँ। उनकी रचनाशीलता को देख रहा हूँ, उनकी गतिशीलता को देख रहा हूँ और किस तरह से वो साल दर साल वो साहित्य को समृद्ध करते जा रहे हैं, हमको समृद्ध करते जा रहे हैं
और किस तरह से वो एक नए आयाम जोड़ते चले जा रहे हैं अपने जीवन में भी, ये उस सब का भी मैं गवाह हूँ। और ये जो किताब है हमारी दुनिया के लोग, ये जो दुनिया है मोहनदास नेमिष राय की, ये दुनिया हम जब कह रहे हैं तो उस हम में ये बहुत बड़ी दुनिया है। इस दुनिया में जो उनके संपर्क में आए हुए लोग हैं या जिनके संपर्क में वो आए हुए लोग हैं, उनके अनुभव में आए हुए लोग हैं, ये उन सब की जो उनकी अनुभूतियां हुई हैं उनको, ये उन अनुभूतियों के लोग हैं। तो इसलिए उन्होंने इसमें देखेंगे इस किताब में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बारे में उन्होंने लिखा है, चाहे वो देश के हैं, विदेश के हैं, राजनीति के हैं, साहित्य के हैं या दूसरी दुनिया के हैं। और ये उद्देश्य उनका ये है कि ये हमारी दुनिया के ये लोग, ये वो लोग हैं जो इस दुनिया को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं, जो इस दुनिया को मानवीय बनाने का काम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि साहित्य की यही सबसे बड़ी एक उपलब्धि होती है, यही उसका उद्देश्य होता है, और यही साहित्य की सबसे बड़ी शक्ति भी होती है कि वो समाज को कितना मानवीय बनाता है और कैसे वो सबको एक सामूहिकता में लेकर एक मनुष्यता का एक संवेद स्वर जिसे कहते हैं वो बनता है। और नेमिष राय जी का समग्र लेखन इसका एक अपने आप में प्रमाण है। और विशेष रूप से ये किताब हमारी दुनिया के लोग, ये उसको चरितार्थ करता है। और इस पुस्तक का प्रकाशन संजना बुक्स ने किया है। अभी जैसा उन्होंने कहा कि ये संजना बुक्स विचार को अधिक महत्व देते हैं, बाजार से भी अधिक, लेकिन बाजार को भी कम महत्व नहीं देते। वो बाजार साहित्य को जानना चाहते हैं, तो नेमिष राय जी को जानना चाहते हैं, नेमिष राय जी को लेखन को जानना चाहते हैं, उनके जीवन की यात्रा का, उनके चिंतन को जानना चाहते हैं, उनके विचार यात्रा को जानना चाहते हैं। ये उनको ये जरूर पढ़नी चाहिए। ये किताब पढ़ी, मैंने खरीद ली, फिर मैंने इनको फ़ोन किया कि आपने मुझे कभी बताया नहीं कि किताब मेरी आने वाली है, और आपने तो सरप्राइज़ दे दिया। इन्होंने कहा कि हाँ, ये संस्मरण है, आप ले लो और मेरी बात कराओ उनसे, जिनसे ले रहे हो डिस्काउंट देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए, मुझे 10-20-50 रुपये क्या डिस्काउंट लेना, मुझे ये महत्वपूर्ण है कि आपकी किताब मुझे मिली। और जब मैं शाम को गया घर पे, मैं पूरी रात इसको पढ़ा, कुछ चैप्टर रह गए तो सुबह मैंने पढ़ लिया। और एक एक इनका जो संस्मरण है, ऐसा लगा गदगद करने वाला। क्यों? क्योंकि जिनको हमने बचपन में पढ़ा, जैनेंद्र जी, नामदेव ढसाल जी, और कितने तमाम, जैसे एसपी सिंह जो आज तक में जुड़े थे, जिनके नाम से हम से परिचित थे, और उनका इन्होंने एक सानिध्य भोगा, उनसे मुलाकातें करी। और मैं तो इस पर एक बात सोच रहा हूँ कि एक इंटरव्यू अलग से सर का मैं लूँ, उनमें मैं इनकी और अंतर आत्मीयता को पहचान सकूँ, उनके जो संवेदनशीलता है उससे और मैं रूबरू हो सकूँ। बहुत सुंदर, बहुत रोचक तरीके से ये किताब लिखी गई है। संजना प्रकाशन को बधाई, और हमारे साहब नेमिष राय जी को बहुत बहुत बधाई। नेमिष राय जी की साहित्यिक यात्रा का एक दस्तावेज है, और हमारे दलित साहित्य में अब तक बहुत सारे टाइटल आए, बहुत सारी किताबें आई, और जिसमें संस्मरण एक विशेष विधा रह थी, उस पर कमी लिखा गया, वो भी हमारे बीच में आ गई। और अभी एक विधा और बाकी है, निबंध की। दलित साहित्य में निबंध की कमी है, मैं समझ रहा हूँ नेमिष राय जी उसको भी पूरा करेंगे। धन्यवाद। असल में क्या है कि ये मेरे मन में बहुत लेट सवाल आया कि मुझे संस्मरण लिखना चाहिए। तिवारी जी, राधेश्याम तिवारी जी और बहुत सारे लोगों से हम मिलते थे, और ये मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं रेलवे में एडवाइजर रहा, उससे पहले मैं घूमता रहा, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स रिपोर्टिंग करने जाता था। बहुत सारे संस्मरण हैं, मतलब संस्मरण ही अगर मैं लिखने लगूं अब कम से कम 8-10 खंड बन सकते हैं। कुछ डायरी वायरी बनाई भी है करदम जी, जैसे नागपुर गया तो नागपुर लिखा है, वो डायरी रखी है। तो लेकिन बहुत लेट लिखना शुरू किया, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि संस्मरण लिखना आसान नहीं है, इसलिए इसमें डिले हो गया। ये मैं प्रमोद रंजन जी के घर पे गया था, वहाँ उनका बड़ा मकान था, वहाँ बैठ के मैंने कुछ लिखे संस्मरण। तो संस्मरण भी आने चाहिए आत्मकथा से एक अलग, और क्योंकि डिफरेंट लोग होते हैं, उनसे मुलाकात होती। अब किसको क्या मालूम, जैनेंद्र जी के साथ मैंने काम किया है,
क्यों? तो कलकत्ता से फ़ोन आया मुझे, बल्कि प्रसंग भी छपा वहाँ पे वाघार्थ में। तो भाई हमें तो पता ही नहीं था चैनचंद जी के साथ आपने काम किया। तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती थी। तो उसका एक महत्व ये है कि एक लेखक की किस किस से मुलाकात हो गई। और सामरिया जी का भी संस्मरण आ रहा है। सामरिया जी रात को ऊपर छत पे हम सोते थे, वो संस्मरण भी आ रहा है। माने बरसात हो जाती थी, नीचे आते थे, तो कुछ कुछ संस्मरण। अभी दूसरी किताब भी मेरी आ गई है, कारागार में कैदियों से मुलाकात। इसके बाद निबंध और रेखा चित्र की किताब विधा पे और आएगी। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि संजना जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। सामरिया जी क्या कहेंगे आज हाँ, इस किताब के संदर्भ में? अभी जो मेरी किताब का जो लोकार्पण हुआ है, उसमें जो साथी थे डॉक्टर एन सिंह, जी उसमें कल्पित ध्यानचंद बागड़ी और 2-3 साथी और थे। ये किताब इसलिए महत्वपूर्ण, इसमें 12 कहानियाँ हैं। जो फुलवा कहानी है इसकी, वो एक गरीब मजदूर की कहानी है, मजदूरनी की कहानी है। और उस मजदूरनी की कहानी है जिसमें जीवट है, जज्बा है, जिजीविषा है। और वो अपनी मजदूरी करते हुए अपने लड़के राधा मोहन को पढ़ाती जाती है। और एक दिन राधा मोहन जा करके अपनी तैयारी करके पढ़ लिख करके, क्योंकि वो मेधावी एक कुशाग्र बुद्धि है, तो पढ़ लिख करके एसपी बनता है। तो अपनी माँ को भी वही ले आता है। माँ फुलवा जो है उस जमींदार के यहाँ चाकरी करती थी, छाननी करती थी, ऊपर बुहारी करती थी। वही जमींदार फुलवा के पास अपने बेटे की नौकरी के लिए आता है। लेकिन अब भी उसका जो है कि अहम नहीं गया है। फुलवा की कोठी को देख करके बहुत परेशान भी हो जाता है। और परेशान इतना हो जाता है कि उसे घर का पानी तक नहीं मिलता। मतलब जातीय अहम इतना है कि मतलब जो कहते हैं कि जो रस्सी जल गई लेकिन उसका बल तो कभी गया ही नहीं, तो उसका बल नहीं जाता है। आखिर में वो पंडिताइनी के घर पहुँचता है और पंडिताइनी के घर जाता है। तो पंडिताइनी के घर की जो स्थिति देखता है, वो जर्जर तो गेट है और बहुत कमज़ोर से 2 मकान है पक्के, उनको प्लास्टर तक भी नहीं हो रहा है, रहने के लिए कोई खास है नहीं। तो उसको उस रामेश्वर को उस घर में सुला दिया जाता है, जिसमें बकरी की मींगनी वगैरह गंधा रही है, कुत्ता वहीं बंधा हुआ है। उसको जो है कि कुत्ते को उल्टी हो जाती है। और रात को वो 1 बजे, मतलब 12 बजे के बाद में जो है, रात को 12 बजे वो फुलवा के घर की ओर चलता है। अब यहाँ तो रहना मुश्किल है मेरा, और फुलवा के घर जाकर के ही रहेंगे। वहाँ आकर के उसका परिवर्तन हो जाता है हृदय का। कहानी है। और ये जो फुलवा कहानी है, आप आश्चर्य करोगे, देश के 22 विश्वविद्यालय पढ़ाए जाते हैं। हाँ, राजस्थान विश्वविद्यालय, बीकानेर विश्वविद्यालय, उदयपुर विश्वविद्यालय, मत्स्य विश्वविद्यालय। इस तरह से जो है ना, राजस्थान की 5-6 विश्वविद्यालय तो राजस्थान में ही पढ़ाए जाते हैं। देश के कुल 22 विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे इस किताब? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस समय हम लोग संघर्ष कर रहे थे दलित साहित्य को स्थापित करने के लिए, प्रारंभ तो कविता से हुआ, लेकिन जिन लोगों ने प्रारंभिक दौर में कहानियां लिखी, उनमें रतन कुमार सांभरिया का नाम सबसे पहले लिया जाता है। मतलब कहानियां तो यहाँ लिखी जा रही थी, लेकिन वो कभी कहानी रपट होती थी, कभी वो समाचार होता था, कभी कुछ होता था, लेकिन कहानी नहीं होती थी। लेकिन रतन कुमार सांभरिया ने उस कहानी को कहानी का स्वरूप दिया, उसके शिल्प को मांझा। और इस रूप में मुझे ये कहते हुए फक्र की हो रहा है, अच्छा लग रहा है ये बात कहते हुए कि सन 1995 में जब मैंने सुमन लिपि का अंक संपादित किया था, दलित साहित्य अंक, उसमें फुलवा कहानी भी थी, फुलवा कहानी थी। और आज वो कहानी मेरा ख्याल है 50 किताबों में लगभग होगी, 50 किताबों में लगभग। वो मतलब मेरे उस आप कहिए कि जिस चीज़ को मैंने इस तरह से एक तरह से वो संभाला, एक तरह से समझा, उसे मतलब पूरे भारत के लोगों ने समझा कि वो अच्छी चीज़ है। और इसके लिए बधाई के पात्र है रतन कुमार सांभरिया जी। आज वो देशों यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, 50 किताबों में शामिल है। ढेर सारी बधाई सांभरिया जी को इसके भी। धन्यवाद।